हेलो बॉयज, नमस्कार। हाजिर हैं हम आपकी सेवा में एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस टॉपिक में अपन बात करेंगे जंतुओं के अंदर उत्सर्जन तंत्र के बारे में। लेकिन इन सब अध्ययनों के बीच एक बात आपसे मैं सबसे पहले बोल देता हूँ लेसन के शुरू में ही कि भाई आज का जो लेसन है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोशिश भी करें तो मनोरंजन की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो पहले से बता देते हैं कि थोड़ा सीरियस टाइप चलेगा। तो उत्सर्जन तंत्र जब अपन पढ़े उससे पहले अपन को ये जानकारी होनी चाहिए कि उत्सर्जन क्या होता है। भाई उत्सर्जन को संपन्न करने के लिए उत्सर्जन तंत्र होगा, जाहिर सी बात है ना। तो उससे पहले अपन को ये पढ़ना जरूरी है कि उत्सर्जन क्या है। जब उत्सर्जन समझ में आएगा तो फिर उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं? जैसे अपने पीछे दो क्रियाएं पढ़ी थी, एक पाचन और एक श्वसन। पाचन में क्या होता है? भोज्य पदार्थों का विघटन, ठीक है, उनको ऊर्जा बनाने के लायक बनाया जाता है। और श्वसन में क्या होता है? जो पाचन के अंदर भोज्य पदार्थ विघटित होके शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचे, उनसे ऊर्जा का निर्माण, ये श्वसन में होता है। आज अपन पढ़ेंगे कि इन दोनों क्रियाओं में, जब जंतुओं के अंदर पाचन होता है, श्वसन होता है, दोनों क्रियाओं में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं, कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है जो जंतुओं के शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं। उनका जंतुओं के शरीर में कोई उपयोग नहीं होता, उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। जो सजीव एक जीवित रहने के लिए जिन क्रियाओं को करता है उनको क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं। और जहां उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती है ना, वहां इस प्रकार के हानिकारक पदार्थ निर्मित होते हैं, बनते रहते हैं। तो इनका शरीर में कोई उपयोग है नहीं। यदि ये शरीर के अंदर लंबे समय तक पड़े रहते हैं तो ये शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं, हानिकारक होते हैं शरीर के लिए। इसलिए इनका शरीर से बाहर निकलना जरूरी होता है। तो इन उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो एक अंगों का एक समूह काम करेगा, उन समूह को अपन किस नाम से जानेंगे? उत्सर्जन तंत्र। अपन इस टॉपिक में केवल मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ पे केवल मानव उत्सर्जन तंत्र है, इसी से संबंधित बात करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं इसको। यदि उत्सर्जित पदार्थों की बात की जाए, ठीक है, उत्सर्जित पदार्थ केवल अपने अंदर ही नहीं बनते, उत्सर्जित पदार्थ पादपों में भी बनते हैं। भाई जो सजीव है सब में बनेंगे। पादपों में उपापचयी क्रिया होती है, पादपों में भी श्वसन होता है कि नहीं होता है? पादपों के अंदर जो उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं उनमें जैसे मान लो ये रेनिन है, गोंद है, ये कुछ मुख्य पदार्थ होते हैं। गोंद का उपयोग तो अपन करते हैं पन्ना चिपावड़ में, है ना, लेते हैं नहीं लेते? कॉपी वगैरह फट जाती है तो उसको चिपकाने के काम में लेते हैं। इसके अतिरिक्त अपन कई प्रकार के ऐसे भोज्य पदार्थ बनाते हैं, उनके अंदर भी गोंद का उपयोग किया जाता है। ये गोंद पादपों का एक उत्सर्जित पदार्थ है। इसी प्रकार से अपने शरीर में भी कई पदार्थ बनते हैं। ये गोंद तो अपने लिए लाभदायक हो गया, वो अपने शरीर में बनते हैं ना तो अपन को हानि पहुंचाएंगे, वो अपन के शरीर को घाटा देंगे। इसलिए अपन क्या करते हैं? उनको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अपने द्वारा या जंतुओं के द्वारा उत्सर्जित किए गए पदार्थ इन पादपों के लिए लाभदायक होते हैं। उन उत्सर्जित पदार्थों में कैसे कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं, उनको ये पादप ग्रहण करते हैं। ठीक है, ग्रहण करने से इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। तो आज अपन इन्हीं उत्सर्जित पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये शरीर में किस प्रकार से बनते हैं, कहाँ निर्मित होते हैं, किस प्रकार से इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो उत्सर्जित पदार्थों की यदि बात करें अपन, तो उत्सर्जित पदार्थ सभी जंतुओं में एक जैसे नहीं बनते। ठीक है, इन उत्सर्जित पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर या निर्मित होने की प्रकृति के आधार पर जंतुओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। एक ऐसे जंतु जिनके अंदर अमीनो अम्लों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ऐसे बहुत से सूक्ष्म जीव जो सीधे अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं, जैसे प्रोटोजोआ वर्ग के जंतु, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा। नंबर 2, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया एक अत्यंत विषैला पदार्थ है। ठीक है, यदि ये शरीर में निर्मित होता है तो इसको ज्यादा लंबे समय तक शरीर में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। इसका उत्सर्जन तुरंत अति आवश्यक है। और जब इसका उत्सर्जन होता है तो उस उत्सर्जन के लिए जल की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो बड़े जो जीव होते हैं ना, विकसित जीव, जिनके शरीर में बहुत सारी ज़्यादा कोशिकाएं होती है, जटिल जीव होता है, उनके अंदर अमोनिया का उत्सर्जन संभव नहीं है। क्योंकि बड़े जीव हैं, उनमें उत्सर्जन की क्रिया लगातार नहीं चल सकती। उनमें उत्सर्जन एक निश्चित समय अंतराल पश्चात होता, तब तक उसको शरीर के अंदर उस पदार्थ को स्टोर करके रखना पड़ेगा। अमोनिया विषैला पदार्थ है, इसको इतना लंबे समय तक स्टोर कर पाना संभव नहीं है। इसलिए जो जलीय जीव होते हैं, जो पानी में रहते हैं, जिनके शरीर में पानी की मात्रा अधिक होती है, वो इस अमोनिया का उत्सर्जन आसानी से कर देते हैं। द्वारा जैसे लवणीय मछलियाँ हैं, ठीक है, एम्फीबिया वर्ग के जंतु है,
इसके बाद नंबर 3 पे आता है यूरिया उत्सर्जी प्राणी। यूरिया अमोनिया से ही निर्मित होता है, लेकिन एक कम हानिकारक पदार्थ है। इसको कुछ समय तक शरीर में स्टोर किया जा सकता है और इसके उत्सर्जन के लिए ज़्यादा जल की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये शरीर में कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, ठीक है। तो इसका उत्सर्जन किया जाता है, उन जीवों को यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं, यूरिया उत्सर्जी जीव। बाद इस यूरिया उत्सर्जी जंतुओं के अंदर किन किन को शामिल किया जाएगा? स्तनधारी जितने भी विकसित जीव है, गाय भैंस भेड़ बकरी मनुष्य कुत्ता बिल्ली सारे, इन सब के अंदर यूरिया का उत्सर्जन होता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं जिन ऐसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल यूरिया से भी कम विषैला होता है, ठीक है। इसको उत्सर्जित करने के लिए जल की बहुत कम आवश्यकता होती है और ये अर्ध ठोस के रूप में उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए 4 पदार्थ। और ये जो यूरिक अम्ल है इसका उत्सर्जन पक्षियों द्वारा, सरीसृप द्वारा, सरीसृप में ये सांप है, ये छिपकली है, जो रेंग के चलते हैं ना वो जीव आते हैं, उनके द्वारा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है। अब अपन बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र की। तो मनुष्य के अंदर जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिया। उस यूरिया के उत्सर्जन के लिए ही एक सिस्टम है, ठीक है। अपने शरीर में कई और भी पदार्थ बनते हैं, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, उसमें एक गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसको बाहर कौन निकालता है? अपने फेफड़े निकालते हैं। रक्त से CO2 फेफड़ों में आके मुक्त होती है और फेफड़ों से अपन जब निःश्वसन करते हैं तो वो बाहर निकल जाती है, वायुमंडल में मिल गई, तो फेफड़ा अपना एक उत्सर्जी अंग हो गया। त्वचा अपनी उत्सर्जी अंग है। त्वचा से कई प्रकार के हानिकारक लवण, नमक भी अपना एक प्रकार का लवण है, ठीक है। कई प्रकार के ऐसे लवण अपने शरीर में निर्मित होते हैं जो त्वचा द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। अब आप सोचेंगे त्वचा में लवण, मैं तो कभी आटे में नाग रोटी की भी नहीं है ना भाई, निकले देना तो आप ना अगर रोटी कर ला, है ना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। शरीर में से जो पसीना निकलता है ना, आप उसको टेस्ट करके देखना कैसा होता है वो, खारा। और यदि कोई भगवान के भरोसे 2-3 दिन स्नान नहीं करे तो भी खमीज मत हगड़े देशा का नक्शा मंडीजिए। सफेद सफेद पट्टियां जम जाती है ना ऐसी पपड़ी, वो लवण ही तो है, अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकलती है। अब वो कहाँ से निकले? त्वचा से। तो त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग हो गई। अपने शरीर में भोजन का पाचन हुआ, पाचन के बाद जो अपचित भोजन बचता है वो छोटी आंत से निकल के कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत से शरीर से बाहर उसका उत्सर्जन किया जाता है। तो बड़ी आंत भी एक प्रकार से क्या हो गई? एक उत्सर्जी अंग हो गई। इसी प्रकार से अपने शरीर के अंदर जो एक सिस्टम है उत्सर्जन तंत्र, ये किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का। यूरिया जो होती है ये बनती है अमोनिया से, और अमोनिया बनती है प्रोटीनों के टूटने से। अमोनिया किसके विघटन से बनती है? प्रोटीनों के विघटन से या टूटने से। और ये जो अमोनिया अपने शरीर में निर्मित होती है ये कहाँ बढ़ेगी? ये वहां बढ़ेगी जहां प्रोटीन टूटेगी। और प्रोटीनों का विघटन कहाँ होता है? कोशिकाओं में। तो शरीर की जितनी भी कोशिकाएं उन सब में अमोनिया बनती है, ठीक है। और वो रक्त के साथ मिलती है और रक्त के साथ साथ जाती है यकृत में। यकृत जो अमोनिया को पकड़ के उसको किस में बदलता है? यूरिया में। और ये यूरिया वापस किस में मिला दी जाती है? रक्त में। और जब रक्त घूमते 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 यहां पहुंचता है, इन्हें कहते हैं किडनी। तो किडनी उस रक्त को यहां छानने का काम करती है। छान करके उसमें से किसको बाहर निकाल देती है? यूरिया को। यूरिया शुद्ध नहीं होता, बहुत कम, प्रति 100 ml उत्सर्जी पदार्थ में 2-2.5 ग्राम तक होता है, ठीक है। इन किडनियों के द्वारा रक्त में से यूरिया को अलग किया जाता है, जो कुछ समय तक एक इस थैलीनुमा रचना जो मांसपेशियों से बनी होती है इसमें आके इकट्ठा होता है। फिर इसका शरीर से बाहर उत्सर्जन मूत्र के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये जो लाल रंग से बना रखी है ये एक रक्त वाहिनी है जो रक्त को लाके किडनी के अंदर डालेगी।
ठीक है, इसमें उत्सर्जित पदार्थ भी मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने इस रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं। शुद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। यह हार्ट के थ्रू रहा है, इसमें ऑक्सीजन है तो शुद्ध, लेकिन उत्सर्जित पदार्थ है मतलब साफ नहीं है, गंदा है। शुद्ध है लेकिन साफ नहीं है, शुद्ध है मतलब ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये ब्लड आता है इस वेसल्स के द्वारा, इसे अपन क्या कहेंगे? महाधमनी, इंग्लिश में कहें तो एरोटा। ये क्या करती है? इस किडनी में घुसने के बाद छोटी छोटी नलिकाओं में बंट जाती है, तो ये अंदर जाके पूरा जाल रक्त केशिका का इस पूरी किडनी में फैला रहेगा। अपन ने यहीं तक बनाया है, ये इससे आगे भी फैली रहती है। ठीक है, ये इस पूरे में फैल जाएगी, रक्त इसके साथ साथ आएगा इसके अंदर, इसे अपन कहेंगे दायां वृक्क, राइट किडनी। इसी प्रकार से ये जो यहां इस तरफ किडनी बना रखी है, ये लेफ्ट साइड में है, तो इसे कह देंगे बायां वृक्क या लेफ्ट किडनी। ठीक है, इन किडनियों के ऊपर जो दो टोपी बना रखी है, ये एक ग्रंथि है जिसको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स कहो चाहे एड्रिनल ग्रंथि कहो, एक ही बात है, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पे जो ये हरे रंग की बना रखी है वाहिनी, ये वाहिनी क्या करती है? रक्त को वापस लेके जाती है किडनी में से। रक्त किडनी के अंदर घूमेगा, घूम के वापस आएगा, वापस इसके द्वारा ले जाया जाता है, तो इसे अपन क्या कहेंगे? जो रक्त को वापस लेके जाती है, सिरा हो जाएगी महासिरा। और ये नीचे के हिस्से से जा रहे हैं तो कौन सी हो जाएगी? पच्छ महासिरा, या इसे कहेंगे वेना केवा। ये महाधमनी है, इसके अंदर से यहां जो रक्त वाहिनी आ रही है इसे अपन कहेंगे वृक्कीय धमनी या रेनल आर्टरी के नाम से जाना जाता है। जो वाहिनी है जो रक्त को इस किडनी में से वापस बाहर ले जा रही है, इसे अपन क्या कहेंगे? वृक्कीय सिरा या रेनल वेन। इन्हें कहते हैं मूत्र वाहिनी या यूरेटर्स, मूत्र वाहिनी या यूरेटर्स। प्रत्येक किडनी में से एक एक वाहिनी निकलेगी, जो आगे आके एक है पेशीय रचना, जिसे कहते हैं मूत्राशय। मूत्राशय इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। अवैध है ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये एक पतली नलिका के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। इसे कहते हैं मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से अपने उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब ये जो यूरेथ्रा होता है ना, इसकी लंबाई पुरुष और महिला में अलग अलग होती है। महिला में ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई की होती है नलिका, जबकि पुरुषों में इसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है यूरेथ्रा की, जिसके माध्यम से अपन जो है वो मूत्र को शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। अब ये जो किडनी होती है ना, ये होती है बिल्कुल ये इस प्रकार से, देख लीजिए आप, ये किडनी है। ठीक है, अपने शरीर के अंदर 2 किडनियां होती है, ये एक दूसरे के सामने यूं लगी रहती है अपने यहाँ पे, जस्ट डायफ्राम के नीचे, जस्ट नीचे। ठीक है, इसमें भी एक किडनी थोड़ी नीचे होती है, दूसरी थोड़ी ऊपर स्थित रहती है। ये नीचे इसलिए है, इसके ऊपर यकृत आ जाता है। इसके ऊपर क्या स्थित रहता है? यकृत। उसकी वजह से थोड़ी नीचे स्थित होती है और ये थोड़ी ऊपर की तरफ। ये किडनियां अपन, जैसे मैंने यहाँ लगाई तो अपन को लगता है यहाँ, ये यहाँ नहीं है। ये अपनी जो अपन ने पढ़ी थी ना पाचन तंत्र, उसमें वो आंत,
आंत के पीछे, इसके ऊपर आंत आ जाती है, ये उसके पीछे नीचे की तरफ लगी, मतलब इधर से नजदीक पड़ेगी देखें तो, है ना। हाँ, ये यूं लगी रहती है अपनी उधर गुहा में, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, एक इधर और एक इधर, ठीक है। इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है। और ये मूत्राशय, ये मूत्र वाहिनियां, ये सारी की सारी आंत के नीचे होती है, आंत इनके ऊपर स्थित रहती है, ठीक है। तो ये हो गया अपने उत्सर्जन तंत्र की बात। अब ये जो उत्सर्जय तंत्र है, इसमें जो किडनी है ना, इसका आकार किस प्रकार का है? सेम के बीज। सेम किसे कहते हैं? राजमा। राजमे का बीज कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। किडनी कैसी है? राजमे के बीज जैसी। राजमे का बीज कैसा है? ऐसा। यदि आपने राजमे का बीज नहीं देखा है तो देख लो, ठीक है। हाँ हाँ, चमड़े के बीज से थोड़ा बड़ा होता है राजमे का बीज, मतलब चमड़े बड़े बेटो भाई राजमो थोड़ा मोटो है नहीं वास्ते, है ना, क्योंकि सेम ही कुल के हैं। लेग्यूमिनेसी कुल का एक पादप होता है, चमड़ा भी उसी कुल में आता है, और राजमे का पौधा वो भी उसी कुल में आता है। तो देखे सको वो थोड़ा मोटो है तो वो बड़े बेटो भाई हो सके, है ना, एक सेम कुल का है ना। तो ये अपनी किडनी की दो संरचनाएं होती है इस प्रकार से, ठीक है। इसके अंदर देखो ये रक्त वाहिनियां वगैरह बढ़ा रखी है, ये मूत्र वाहिनी जो नीचे की तरफ आ रही है, यूरेटर जैसे अपन कहते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से लगी रहती है अपने शरीर के अंदर, और काम इनका है रक्त को छानना, ठीक है। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखेंगे तो इसी किडनी को थोड़ा खोल के बनाएंगे, इस तरफ से काट के। जैसे इस किडनी को अपने बीच में से यूं काट देना, इधर से ऐसे यूं सेंटर से, तो इसका जो सामने आपको जो हिस्सा दिखेगा ना, वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, यूं समझ लो आप। इसमें मैंने एड्रिनल ग्रंथि नहीं बनाई है, ठीक है, क्योंकि अपन केवल किडनी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस टोपी को हटा दिया ऊपर से। इस प्रकार से इसको काटने के बाद का जो हिस्सा है वो अपने सामने इस रूप में दिखता है। तो इस पूरी किडनी के अंदर ऐसी छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती है। छोटी रचनाओं को क्या कहते हैं? वर्कणु या नेफ्रॉन। और प्रत्येक किडनी में उनकी संख्या होती है 8 से 10 लाख के बीच। नेफ्रॉन ही रक्त को छानने का काम करते हैं। अपन ने कहा ना किडनी रक्त को छानती है, वो छानने का काम किसके द्वारा किया जाता है? नेफ्रॉन के द्वारा। नेफ्रॉन की संरचना को अपन नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। यदि इस किडनी को अपन गौर से देखें तो इस पूरी किडनी के बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे कहते हैं वृक्कीय कैप्सूल। वृक्कीय दिख रहा है ना, कैप्सूल, या इसे कहेंगे रीनल कैप्सूल। इस किडनी की आंतरिक संरचना को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो इसके बाहर का ये हिस्सा जो ब्लैक में टिक 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 कर रखा है, ठीक है, और दूसरा इसके बीच वाला हिस्सा। इस बाहर वाले भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स या वल्कुट, ठीक है, रेनल कॉर्टेक्स। और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको कहते हैं मेडुला। तो ये हो गया अपना कॉर्टेक्स, हिंदी में लिखें तब भी कॉर्टेक्स ही होगा, ठीक है। और ये जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है ना, इसके बीच बीच में देखो लाल रंग की कुछ चीजें बना रखी है ना, इन्हें कहते हैं वृक्कीय पिरामिड, ठीक है। अब जो अपन बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले नेफ्रॉन की, वो नेफ्रॉन यही इन्हीं में व्यवस्थित रहता है। इन्हीं में सारे के सारे नेफ्रॉन यहाँ व्यवस्थित रहते हैं। उनका नलिकीय भाग इस तरफ खुला रहता है, और ये जो नली निकल रही है ना, ये है मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी जिसे यूरेटर्स कहते हैं, जो यहाँ लिखी पड़ी है, ठीक है, ये मूत्र वाहिनी है। ये इस किडनी के अंदर आने के बाद इसका आगे वाला सिरा पूरा फैला हुआ रहता है। ये इस फैले हुए भाग को कहते हैं पेल्विस, ठीक है। मूत्र वाहिनी का जो अग्र सिरा है वो फूल के बड़ा हो जाता है। इस भाग को अपन किस नाम से जानते हैं? पेल्विस के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर भी ये दो वाहिनियां हैं, जो यही वाहिनी है इसके अंदर भी क्या यही वाली है, वृक्कीय धमनी और वृक्कीय सिरा। ये वृक्कीय धमनी और ये वृक्कीय सिरा, ठीक है। ये मूत्रवाहिनी का आगे वाला हिस्सा हो गया पेल्विस। और इस पेल्विस के ये जो अंगुलियों वो उभार दिख रहे हैं ना, ये जो अंदर बना रखे हैं, इन्हें कहते हैं कैलिक्स।
ठीक है। और ये जो हिस्सा है किडनी का, ये जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ भाग है ना, इसको हाइलम के नाम से जाना जाता है, हाइलम। इन्हें कहते हैं वर्कीय पिरामिड, है ना, रीनल पिरामिड। ठीक है। इनके बीच बीच में ये देखो खाली जगह पड़ी है, इन पिरामिड के बीच वाला ये जो क्षेत्र है, इसमें यही कॉर्टेक्स है जो अंदर की तरफ धंस जाता है पिरामिड के बीच बीच। इन्हें कहते हैं बर्टीनी के वर्कीय स्तंभ। बर्टीनी एक वैज्ञानिक के नाम पे दिया गया है, उसने सबसे पहले इसकी खोज की थी, उसके आधार पे इसको बर्टीनी के वर्कीय स्तंभ कहते हैं, या फिर अपन कह देंगे रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी के वर्कीय स्तंभ। ये हो जाती है किडनी की आंतरिक संरचना। आज के इस लेसन के लिए इतना ही। मिलेंगे अपन एक नए लेसन के साथ जिसमें पढ़ेंगे नेफ्रॉन की संरचना और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, कि जीवों के अंदर जो ये उत्सर्जित पदार्थ मूत्र है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। जानते हैं हम आज का लेसन थोड़ा फनी टाइप नहीं था, सीरियस था, क्योंकि टॉपिक ही कुछ इस प्रकार का था। तो कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट लेसन में कि उसको मनोरंजन के साथ पढ़ाया जाए। तब तक आप हमारे इस वीडियो को, जिस प्रकार से आपका प्यार और स्नेह सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, आप उसे बरकरार रखिएगा। मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।